हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज का हमारा जो सेशन है वो है स्पेशली हमारे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम अभी देने वाले हैं जुलाई में, और उसके बाद जिनका एग्जाम होने वाला है नवंबर में। यानी सारे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए आज का हमारा सेशन जो है वो बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो बिल्कुल बिल्कुल आपको इस लेक्चर को, इस वीडियो को पूरा पूरा लास्ट तक देख लेना है, बराबर से। तो सर, आज हम करने क्या वाले हैं बच्चों को, एक स्टूडेंट ने मेरे साथ में अपना कॉपी शेयर किया था अभी कुछ दिन पहले ही, और जो नवंबर में जिसने एग्जाम दिया था नवंबर 20 के अंदर, और उसका यहाँ पे कॉपी है। तो उसने कहा सर एक बार मेरा कॉपी एनालिसिस करके देखिए कि क्या मार्किंग सिस्टम रहा है, कैसे चेक हुई है कॉपी, और कितने मार्क्स आने चाहिए थे, कितने मार्क्स आए हैं। तो आइए इन सारी चीजों पर हम लोग छोटा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए था और क्या कुछ हुआ है। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पे कंपैरिजन जो करेंगे आंसर्स का, मतलब हमारे पास जो आंसर्स का बेस रहेगा बच्चों, वो रहने वाला है इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड, बराबर, जो आपको आईसीए का साइट पर बहुत आराम से अवेलेबल भी हो जाते हैं। लेकिन आईसीए का ये कहना भी है कि हमारे आंसर जो चेक होते हैं उनका बेस ये सजेस्टेड आंसर नहीं होते हैं, बराबर से। तो कई सारे मौकों के ऊपर आईसीए ने बोला है कि भाई हमारा जो कॉपी चेकर को कॉपी जाता है वो कुछ इससे डिफरेंट होता है, वहां पे मार्किंग का एक प्रॉपर तरीका दिया जाता है और वो उस बेस पे चेक होती है। सजेस्टेड सिर्फ आप लोगों के नॉलेज के लिए है कि भाई ऐसे ऐसे आंसर लिखने चाहिए थे। तो हमारे पास वो शीट तो है नहीं, तो हम ये बेस लेके चलते हैं कि यहाँ जो दे रखे उसके हिसाब से आंसर लिखे गए होंगे। ठीक है, तो हम कहीं पर भी उस चीज तक नहीं पहुंच सकते कि भाई उनका मार्किंग का क्या तरीका रहा होगा। हमारे पास एक ही सोर्स है, वो सजेस्टेड है, जिससे हम लोग यहाँ पे कंपेयर करके देख रहे हैं कि क्या कुछ इन्होंने लिखा है और क्या कुछ और लिखा जाना चाहिए था, या अगर मार्क्स कम है या ज्यादा कहीं पे मिल गए हैं तो कहाँ कुछ क्या है, वो सब हम लोग यहाँ चेक करने वाले हैं। चलिए जी, तो ये मेनली आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव चीजें हो जाएंगी, जो हमारे अब एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। चलिए बच्चे लोगों, फटाफट से स्टार्ट कर दें। देखिए, सबसे पहले हमारे नए स्टूडेंट्स को बता दें कि वहां एग्जाम में मैं अभी बिजनेस लॉ के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो आपका 60 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, 60 मार्क्स में से लॉ का जो रहेगा बच्चों, फर्स्ट पार्ट आपका रहेगा बिजनेस लॉ, सेकंड पार्ट आप लोग जानते हैं, जहां पे रिमेनिंग आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग वाला सब्जेक्ट है, जो है 40 नंबर का। अब 60 मार्क्स वाले पेपर में, यानी मेरे लॉ के पेपर में, टोटल बच्चों आप लोगों को मिलने वाले हैं 6 क्वेश्चन, बराबर, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपल्सरी रहेगा। रिमेनिंग 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने रहेंगे, यानी टोटल मिलाकर के आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ये हमारा सीधा सीधा सा वहां पे सेटअप रहने वाला है। और एक क्वेश्चन बच्चे लोगों 12 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। एक क्वेश्चन 12 नंबर का होगा, जिसमें कई सारे डिवीजन भी आप लोग देखोगे। तो टोटल 60 मार्क्स का आपका पेपर बनने वाला है। ठीक है, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ एग्जाम के अंदर आया कि मिस्टर एक्स बिजनेसमैन has been fighting a long drawn litigation with Mr. Y and industrialist। बच्चों, पुराना क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी एग्जाम के अंदर आ चुका है। लगभग हर स्टूडेंट जो एग्जाम देने के लिए जा रहा है उसने ये क्वेश्चन किया होता है, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट की बुक में है, इवन हर फैकल्टी की बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। टू सपोर्ट हिज लीगल कंप्लेंट ही एनलिस्ट द सर्विसेज ऑफ मिस्टर सी, a judicial officer stating that the rupees 10 lakh would be paid to him if he does not take up the brief of Mr. Y। ये जुडिशियल ऑफिसर, जनरली हम लोगों ने यहाँ पे सॉलिसिटर पढ़ा है, यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर को पैसे दिए गए हैं, बराबर से। और यहाँ पे ये लिखा गया है कि भाई आपको ये पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप उसका केस जो है वो नहीं ले, मतलब उस पर ध्यान नहीं दें। मिस्टर सी इसके लिए एग्री हो गया, बट एट द एंड ऑफ द लिटिगेशन मिस्टर एक्स रिफ्यूज टू पे टू मिस्टर सी। अब सी इसके लिए एग्री भी हो गया था कि ओके चलो भाई मैं आपकी बात को मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंड में जाकर के मिस्टर एक्स ने सी को वो पैसा देने से मना कर दिया। डिसाइड करने को बोला क्या सी अपना पैसा रिकवर कर सकता है क्या। तो बच्चे लोगों को बेसिक आंसर सबको पता है कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, पैसा रिकवर नहीं होता है। आइए देखिए क्या आंसर लिखा गया है। आईसीए कहता है कि सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 10 को आपको समझाना चाहिए था, जो उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। कई सारे स्टूडेंट सेक्शन 10 को नहीं समझाएंगे यहाँ पे, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात करता है। हाँ,
मेनली आंसर इसका 23 से स्टार्ट होता है कि एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इज वॉइड, बराबर। Accordingly, one of the essential element of a valid contract in the light of said provision is that agreement entered into must not be which the law declared to be either illegal or void। कि कोई भी एग्रीमेंट इलीगल या void नहीं होना चाहिए। An illegal agreement is an agreement expressly or impliedly prohibited by law, मीनिंग आपको दे दिया, और void agreement वो है जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है। फिर आगे बोला इन द गिवन इंस्टेंस इट इज अ केस ऑफ इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। बच्चों जैसा आप देख रहे हैं क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर को पैसा दिया गया एंड रिजल्ट एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बराबर। दिस कैन ऑल्सो कॉल्ड एन एग्रीमेंट ऑफ रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने डाल दिए। इन्होंने इसको रेस्ट्रेन ऑफ जस्टिस भी डाल दिया जो आप लोग लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, रेस्ट्रेन टू लीगल प्रोसीडिंग भी डाल दिया, और देन इन्होंने बोल दिया स्पेशली डिक्लेयर टू बी वॉइड है अकॉर्डिंग सेक्शन नंबर 28। बहुत सारे पॉइंट लिख दिए। Hence, Mr. C in the given case cannot recover the amount of rupees 10 lakh promised by Mr. X because it is a void agreement and cannot be enforced by the law। इतनी सारी बातें इन्होंने लिखी है, ठीक है। आपको ये भी बता देता हूं बच्चे लोगों कि ये क्वेश्चन हमारा है 4 मार्क्स का, जिसमें इतना आंसर आईसीए ने कोड किया है अपने सजेस्टेड आंसर में। अब हमारे ये जो स्टूडेंट है भाई, ये अपना आंसर कैसे ड्रॉ करते हैं, आइए जरा इनका आंसर भी यहां से जरा देख लिया जाए। ये देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट हैंड साइड में आप लोग मार्किंग देख रहे हैं। अच्छा, आप कहेंगे सर 100 में से इनको 54 मिले हैं, लॉ में इनको 60 में से मार्क्स मिले हैं 32, बराबर। जो टोटलिंग आ रहा है 5 क्वेश्चन जो इन्होंने किए वो मार्किंग है बच्चों 32। आइए चेक कर दें। तो ये रहा बच्चों, ये आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जो फॉलो करने होते हैं जरूर। ये रहा इनका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेक्शन ए इन्होंने लगा दिया। आंसर लिखने का अच्छा पैटर्न होता है कि आप जो भी आंसर ड्राफ्ट कर रहे हो उसका नंबर सेंटर ऑफ द पेज लगाना चाहिए। जो भी लोग अभी वीडियो देख रहे होंगे ध्यान से सुन लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर तरीका है कि एकदम क्लियरली आप लोग सेंटर ऑफ द पेज क्वेश्चन नंबर लगाएं। तो इन्होंने लिख दिया आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, और 1 का भी कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है, इन्होंने क्लियर लिख दिया। फिर इन्होंने थोड़ा सा हाइफन वगैरह डाल करके यहाँ पे, मतलब ये बिल्कुल इन्होंने ब्लैंक डाल करके यहाँ पे जगह पूरी इन्होंने बनाई है, और प्रोविजन और एनालिसिस के लिए बिल्कुल अलग तरीके से इन्होंने यहाँ पे सारा काम किया है। तो आप ऐसा नहीं करना चाहें तो डायरेक्टली आप आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज पर सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये देखिए सेक्शन, सर सेक्शन लिखने क्या हमको बच्चों, अगर याद हो तो लिखिएगा, नहीं तो लिखने का जरूरत नहीं है। तो इन्होंने सेक्शन 23 का यहाँ पे रेफरेंस दिया है। फिर इन्होंने बोल दिया द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। फिर इन्होंने सारे पॉइंट्स लिख दिए बच्चों, जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा है वो जानते हैं। प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, उसके अलावा फ्रॉडुलेंट है, उसके अलावा इंजरी टू अदर प्रॉपर्टी वाला पोर्शन है, देन इमोरलिटी है और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। एग्रीमेंट आगे इन्होंने लिखा हैविंग फॉर देयर ऑब्जेक्ट इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बच्चों इन्होंने ये भी यहाँ पे दिया। फिर इन्होंने केस को समझा दिया। इन द गिवन केस X contract with C to pay rupees 10 lakh if he does not take the case of Y, but this agreement is opposed to public policy and it is void, so वो केस नहीं कर सकता, अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकता है बच्चों। ये इन्होंने आंसर में लिखा। अब आंसर इनका गलत नहीं है, आंसर तो करेक्ट है, और इनको मार्क्स दिए गए हैं बच्चों 4 में से 2 मार्क्स। तो हमने कहा सर 4 में से 4 क्यों नहीं बच्चों, आप लोग इस कॉपी में अभी देखेंगे कि 4 में से 4 मिलना बहुत रेयर केस में होता है, अदरवाइज आईसीए जनरली 4 में से 4 तो नहीं देता। अब थोड़ा सा इस आंसर पूरा सही लिखा है, थोड़ा सा इस आंसर में बच्चों ये चीज समझे कि स्टार्टिंग जो इन्होंने इतनी सारी बातें लिखी, इनको लिखने का जरूरत नहीं था। हाँ, इन्होंने क्या किया कि लॉफुल ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट समझा दिए, जबकि हमारा मेन फोकस होना चाहिए था इंटरफेरेंस इन द जस्टिस के ऊपर हो सकता था। तो इतना सब कुछ समझाने की जगह पे ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी को समझा देते, और साथ में उसमें जो पॉइंट आता है जहां पे हमारा इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस का एक पॉइंट आता है, वो अगर ये समझाते तो ज्यादा इनके लिए यूजफुल रहता। बराबर से इन कंपैरिजन की अननेसेसरी आंसर हो गया हमारा, बराबर। तो वो 2 पॉइंट इनको ज्यादा बेटर समझाने चाहिए थे, तो हमारा काम हो जाता। ठीक है, अगर ये इंटरफेरेंस इन द लीगल प्रोसीडिंग नहीं भी लिखते
जो आईसीए ने लिखा है, तो कोई बात नहीं, आप जस्टिस के बेस पे अपना आंसर बना सकते हो, आप अपोज टू पब्लिक पॉलिसी पे बना सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये सारे इलीगल होते हैं एज वेल एज ये सारे वॉइड होते हैं, बराबर। प्रोविजन वाला जो पोर्शन है बच्चों, इसको इनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था। तो ये जो सारी चीजें लिखी हैं, इसकी जगह पे मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहता कि आपको जस्टिस वाला पॉइंट और अपोज टू पॉलिसी वाला पॉइंट जो है उसको ज्यादा बेटर समझाना चाहिए था, तो ये आंसर अपना और स्ट्रॉन्ग बन जाता। 4 में से इनके 2 मार्क्स आए हैं, तो वहां पे शायद 1 नंबर का इनको जरूर बेनिफिट और मिल जाता। ठीक है, बराबर। देखिए ऐसे ही बकायदा यहाँ लिख देता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको कितने नंबर दिए गए हैं, वो सब कुछ भी ये लिख करके आपको देते हैं। चलिए जी, तो ये इनका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये रहा इनका सेकंड नंबर क्वेश्चन, जिसमें इनको 4 में से मिले हैं 3 मार्क्स। बच्चों समझिएगा, 3 क्वेश्चन दिए गए 4 मार्क्स के, यहाँ 4 में से 3 नंबर मिले हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन चेक कर दें। एबीसी लिमिटेड हैज अलॉटेड इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट, और 15 करोड़ इन्होंने इशू किए हैं। देखिएगा बच्चे लोगों, एबीसी लिमिटेड ने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं XYZ लिमिटेड को 15 करोड़ के, कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हैं 40 करोड़ के 1920 में। और ये इशू करने के बाद इनका जो कैपिटल है एबीसी का, वो हो रहा है 100 करोड़ का, और इनके डिबेंचर्स हो रहे हैं बच्चों 120 करोड़ के। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है, एक तो एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन बताओ, ओके सर बता देंगे। सेकंड पूछा है कमेंट करके बताओ, क्या एबीसी लिमिटेड और XYZ में कोई एसोसिएट कंपनी का रिलेशन है क्या। तो आप लोग जानते हो एसोसिएट कंपनी बनने के लिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस चाहिए, और जिसके लिए एटलीस्ट 20% ऑफ द कैपिटल पर कंट्रोल होना चाहिए। तो बच्चों टोटल कैपिटल 100 करोड़ का है, जिनमें से XYZ को खाली 15 करोड़ इशू है, ये तो 15% ही होता है। तो इनके बीच में एसोसिएट कंपनी का रिलेशन तो नहीं है, बराबर। तो डेफिनेशन वगैरह पूछ लिया, रिलेशन के बारे में पूछ लिया। आइए देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने क्या लिखा है। आप लोग जैसा बच्चों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रहा हमारे पास में प्रोविजन एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जैसा आपको मैंने हमेशा कहा है सर, यहाँ पे ये प्रोविजन जैसा लिखना है कि लाइन डाल करके, जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, इतना पेज छोड़ने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने देके रखा है, पर लिखते हैं तो भी दिक्कत नहीं। अब कंपनी इज सेड टू बी एन एसोसिएट कंपनी वेदर। अब बच्चों कब बनती है एसोसिएट कंपनी, द अदर कंपनी एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है, वैसे डेफिनेशन थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया है, इन्होंने डेफिनेशन को पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया। एंड इट इंक्लूड जॉइंट वेंचर बेयरिंग राइट्स टू नेट एसेट एंड द मैनेजमेंट। ओके, तो अब बच्चों यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन को अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है। कोशिश करें कि आप जब भी डेफिनेशन कोई चीज की लिख रहे हो तो उसको एकदम एग्जैक्ट लिखने की कोशिश करें। इन्होंने बढ़िया काम ये किया कि सेक्शन नंबर नहीं दिया, नहीं तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता कि आप लोग एग्जैक्ट लिखें। एक्सप्लेनेशन कहता है द टर्म सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग पावर। बच्चों ये वाला जो मामला है, ये कॉन्ट्रैक्ट है या कंट्रोल, आई थिंक कंट्रोल लिखा है, कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग पावर। ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 20% ऑफ द कैपिटल या वोटिंग पावर, लेकिन टोटल वोटिंग पावर यहाँ पे वर्ड हमारा यूज होता है, और थोड़ा सा ये और प्रॉपर तरीके से हो सकता था, बराबर से। सेकंड नंबर पे इन्होंने लिख दिया कि कैपिटल में पेड अप कैपिटल और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है। अच्छा, आप लोग को मैंने आईसीए का आंसर तो दिखा ही नहीं है। ओके, मैं सीधा आंसर के ऊपर ले आया, उनके बच्चों आईसीए का आंसर आपको दिखाता हूँ कि क्या होना चाहिए था। देखिएगा, एज पर सेक्शन 26, associate company in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा लैंग्वेज देखें आप लोग, but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company। अब आप लोगों में से कई स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर हम ये आंसर पॉइंट्स में लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हमारी हैबिट पॉइंट्स में लिखने की है। तो मैं हमेशा सजेशन देता हूं आप लोग को कि बच्चे, जो चीज पॉइंट्स में नहीं है उसको पॉइंट्स में मत लिखिए, ऐसे नंबर काटेगा आप लोगों के। जो पैराग्राफ में है उसको पैराग्राफ में ही दो। सर लेकिन हमसे तो पैराग्राफ याद ही नहीं होते। बच्चों आंसर ड्राफ्ट करते वक्त, मतलब याद करते वक्त, आप उसको पॉइंट्स के अंदर याद कर लीजिए। जब आप नोट्स बनाते हैं तो चार्ट फॉर्म में याद कर लीजिए, पॉइंट्स में याद कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में लिखते वक्त उन्हीं पॉइंट्स को बच्चों पैराग्राफ फॉर्म में आपको चेंज ही तो करना है। लैंग्वेज वो की वो है, सेंटेंसेस वो की वो है, बस आपको पैराग्राफ फॉर्म में चेंज करना है। ये मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा, तो ये आपको पक्के से करना ही चाहिए, नहीं तो हम लोग दिक्कत में आते हैं बच्चों, बराबर से। तो ये अपने को करना चाहिए था।
यहाँ पे एक इनके लिए मेरा सजेशन है, आप सब लोगों के लिए भी बच्चों, ऐसा छोटे छोटे पार्ट की भी एक ही डेफिनेशन, एक पैरा है, आपने 2 पॉइंट्स 1 और 2 बना दिए, मजा नहीं आएगा। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट टोटल शेयर कैपिटल और कंट्रोल ऑफ बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, ठीक है, ये वाली लाइन भी लिखनी थी, ये इन्होंने प्रॉपर लिखा है। और फाइनल आंसर बच्चे लोगों यही था जो अपन लोगों ने बात किया कि इनके पास में सिर्फ 15 करोड़ है, मतलब 15% पे राइट है, जबकि हमको एटलीस्ट 20% पे राइट होना चाहिए था। एक लाइन जो इन्होंने नहीं लिखी मैं आपको बताऊंगा अभी, होल्डिंग अलॉटमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हैज नो रिलेवेंस फॉर असर्टेनिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ये वाली लाइन वहां पे आनी चाहिए थी कि जो डिबेंचर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे ज्यादा कोई लेना देना है नहीं। ये जनरली कोई लाइन लिखता नहीं है, बट अपने को एग्जाम पर्पस से लिखना चाहिए था बच्चों, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। देखिए आपको आंसर बताता हूं, यहां तक तो इनका आंसर ठीक है। फिर इन द गिवन केस एबीसी लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 15 करोड़ टू XYZ लिमिटेड आफ्टर विच पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी रुपीज 100 करोड़, बराबर से ओनली 15% है, क्लियर इन्होंने बता दिया। सो एबीसी लिमिटेड इज नॉन एसोसिएट कंपनी ऑफ XYZ लिमिटेड। बच्चों अपने को यहाँ पे बात समझ में आ जाती है, बिल्कुल सही बात लिखी गई है, कोई इसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा क्वेश्चन है यहाँ पे क्लियर, हमारा आंसर यहाँ पे हो गया, एबीसी एंड XYZ आर नॉट एसोसिएट कंपनीज, बराबर, ये दोनों कंपनियां आपस में एसोसिएट कंपनियां नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हालांकि मेरे कहने के हिसाब से तो आपको आंसर पैराग्राफ में लिखना चाहिए था, इन्होंने आंसर पॉइंट्स में लिखा बच्चों, उसके बावजूद भी ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, इनको 4 में से 3 नंबर अलॉट हुए हैं। और जैसा मैं आपको लगातार कहता आ रहा हूं कि आईसीआई जनरली पूरे में से पूरे नंबर नहीं देता है, तो अगर 4 में से 3 मार्क्स हमारे आ रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। फिर भी अगर किसी को जानना है कि सर 1 नंबर क्यों काटा यहाँ पे, तो जैसा मैंने आपको कहा डेफिनेशन उतना प्रॉपर नहीं है जितना कि होता है, प्लस आपने डिबेंचर वाली बात का कोई रेफरेंस यहाँ पे दिया ही नहीं कि देयर इज नो रिलेवेंसी ऑफ डिबेंचर गिवन इन द क्वेश्चन, वो सब की वजह से 1 नंबर कट हो सकता है। फिर भी मैं कहूंगा कि 4 में से अगर 3 मार्क्स है तो हमारे लिए काफी कुछ सफिशिएंट है, जनरली यहाँ पे पूरे मार्क्स हमको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन जिनमें इनको मिले हैं 4 में से 2 मार्क्स। अब यहाँ पे अपन अगर इनका क्वेश्चन और आंसर देखें तो बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर दी 4 एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ केवीए डैम्पर इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। बच्चों केवीए डैम्पर के काफी सारे एक्सेप्शंस देके रखे, 6 या 7 एक्सेप्शंस हैं, इनमें से इन्होंने पूछा है कोई भी 4 बताइए, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है और 4 ही होते हैं तो ये 4 आप लिख सकते हैं, बराबर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक 1 नंबर का दिया। ये देखिए बच्चों, अब सुनना सर, यहाँ पे तो इन्होंने पूरे 7 दे दिए, 8 दे दिए बच्चों, ये 8 टोटल पॉइंट्स हैं, इनमें से आपने कोई भी अगर 4 लिख दिए तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कोई भी 4 लिख दिए तो मार्क्स मिलने वाले हैं। इसमें 1 पॉइंट फिटनेस का है, गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम है, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन है, मर्चेंटेबल क्वालिटी सैंपल, ऐसे करके टोटल 8 पॉइंट है। कोई भी 4 आप लिखोगे तो आपको नंबर मिलने वाले हैं। आइए देखें इन्होंने क्या लिखा है भाई, जरा इनका आंसर भी हम लोग चेक कर लेते हैं बच्चे लोगों। देखिए इन्होंने आंसर को कैसे ड्राफ्ट किया। इन्होंने आंसर में बच्चों बहुत बढ़िया तरीके से सबसे पहले तो केवीए डैम्पर को समझाया, जो कि आईसीए ने अपने आंसर में नहीं दिया है, ठीक है। फिर इन्होंने 4 एक्सेप्शन के पहले पॉइंट लिख दिए बच्चों, ये देख सकते हैं आप लोग, फिटनेस वाला पॉइंट वहां है, मर्चेंटेबल क्वालिटी वाला है, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन वाला है, और सेलर क्या लिखा है, एक्टिवली कंसील या डिफीट करने का पॉइंट वो भी वहां पे आपको दे रखा है। ये देखिए आपको बताऊं मैं, ये देखिए ये लास्ट वाला पॉइंट ये था, एक्टिवली कंसील और अ डिफेक्ट इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। तो इन्होंने चारों पॉइंट्स तो बच्चों यहाँ पे कवर किए दिखते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, क्लियर इन्होंने बोला ऑर्डिनरीली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस एक्सेप्ट वेयर फॉलोइंग कंडीशंस, और फिर इन्होंने कंडीशन समझाई है, सही है सारी की सारी। सेकेंड नंबर, मर्चेंटेबल क्वालिटी के अंदर भी गुड्स आर सोल्ड हु इज प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर और नॉट, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शैल बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, बिल्कुल सही है, उसका मीनिंग भी इन्होंने दे दिया बच्चों, ये भी सही लग रहा है। गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, where the goods are sold by description, implied condition that the goods sold at the correspond with the quality, और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल भी इन्होंने यहाँ पे अपना दे दिया है। तो उसके बाद में लास्ट वाला पॉइंट भी बच्चों इन्होंने बोल दिया फ्रॉडुलेंट वगैरह है तो यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। बच्चों ये आंसर इन्होंने बहुत सही लिखा है, मैं आपको कह रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये आंसर जो इन्होंने लिखा है मेरे अकॉर्डिंग काफी 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 सही आंसर है ना,
काफी सही आंसर है, लगभग लगभग इतना अच्छा आंसर जो है वो जनरली स्टूडेंट लिखता नहीं है वहां पे कि आपने पहले मीनिंग भी समझा दिया, फिर आपने पॉइंट्स अलग दे दिए, फिर आपने डिटेल आंसर अलग दे दिया, और आंसर इनका जो है वो लगभग लगभग यहाँ से बच्चों मैच कर रहा है, लगभग लगभग मैच कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आंसर कुछ और लिखा है, एग्जैक्ट लैंग्वेज जो है वो तो कोई भी नहीं लिखता है। तो इनको यहाँ पे 4 में से 2 नंबर दिए गए हैं बच्चे लोगों, हिसाब से 4 में से 4 अगर नहीं दिए जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1 नंबर एक्स्ट्रा बनता है। 4 में से यहाँ पे 3 मार्क्स आने चाहिए थे, ऐसा मेरा मानना है, बराबर। पर जैसा आपको मैंने कहा कि आईसीए ने कई बार बोला है कि ये आंसर उनका बेस नहीं होता, ये तो सिर्फ स्टूडेंट को बताने के लिए है कि भी ऐसे ऐसे आंसर लिखे जाने चाहिए थे, इसके आसपास होने चाहिए थे, तो उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर ये वाले आंसर और कोई स्टूडेंट अगर इस तरह का आंसर वहां पे लिखता है तो 4 में से 4 नहीं तो कम से कम 3 मार्क्स आउट ऑफ 4 तो यहाँ पे आने ही चाहिए थे। तो मैं यहाँ पे इनको 1 मार्क का बेनिफिट देना चाहूंगा, यानी कि इनके 32 मार्क्स है अभी एट प्रेजेंट लॉ में। हाँ, बाकी पूरे तो 54 है जैसा आप लोगों ने देखा, लेकिन लॉ में अगर 60 में से 32 है तो इनका 1 नंबर यहाँ पे 33 नंबर 33 मार्क्स जो है वो आने चाहिए थे अभी तक के हिसाब से। जबकि मैंने अभी खाली फर्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस आप लोगों को बच्चों करके दिखाया है, खाली फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे कंपल्सरी क्वेश्चंस के अंदर कवर होता है। चलिए जी, अब बच्चे लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पेज चेंज हो गया, अगेन ऊपर हेडिंग आ गया, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है। और जैसा आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ इनके मार्क्स बहुत कटे हैं। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है, 6 नंबर के होने चाहिए। इसका मतलब नहीं, एक 7 का एक 5 का है। 7 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, जहाँ सिर्फ इनको 4 नंबर मिले हैं, और 5 मार्क का क्वेश्चन है वहां पे 3 मिले हैं। तो चेक करना बनता है कि भाई क्या गड़बड़ हुई है। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। बच्चों सेकंड में डिफाइन करने को बोला है मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, और फिर आपको बोला है दोनों के अंदर डिफरेंस बताओ। 7 मार्क का क्वेश्चन है बच्चे लोगों। ये फ्रॉड का पूरा पूरा डेफिनेशन है जो आपकी बुक में दे रखा है, पूरा डेफिनेशन आ गया, देख सकते हो आप लोग। फ्रॉड का डेफिनेशन के बाद में बच्चों 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आए हैं। सजेशन वाला, एक्टिव कंसीलमेंट वाला, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन वाला, एनी अदर फिटेड टू डिसीव वाला, और एनी सच एक्ट और ओमिशन वाला। हमारे नवंबर वाले बच्चे जो अभी तक इन चैप्टर्स तक नहीं पहुंचे होंगे, आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर ये तो हमने अभी पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, आप सिर्फ देखें कि स्टूडेंट ने आंसर कैसे प्रेजेंट किया और कैसे मार्क्स मिले हैं, ठीक है। फिर बच्चों मिसरिप्रेजेंटेशन को समझाया, वहां पे पॉजिटिव असर्शन वाला हमारा पॉइंट आ गया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी वाला पॉइंट है, कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली वाला जो हमारा पॉइंट है। 3 पॉइंट्स यहाँ पे डाले बच्चे लोगों, और उसके बाद डिफरेंस में लगभग 4 पॉइंट डाले गए हैं। एक हमारा पॉइंट इंटेंशन वाला है, एक में इंटेंशनल, एक में अनइंटेंशनल। नॉलेज और ट्रुथ इसमें होता है, उसमें नहीं होता है। रिसेशन आप किस में कर सकते हो, किस में नहीं, पर डिस्कवर्ड ट्रुथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर बनती है। 7 मार्क का ये क्वेश्चन है। श्योरली आईसीए ने जब कॉपी चेकर को ये क्वेश्चन दिया होगा तो शायद मार्क्स का डिवीजन किया होगा, स्टेप 1 2 3 में कुछ मेरे हिसाब से किया होगा। हम लोग यहाँ से बच्चों चेक करना चाहेंगे इसको कि हमारे स्टूडेंट ने क्या लिखा। आप लोग मेरे साथ देखिएगा बच्चों। सबसे पहले सेक्शन नंबर 17 में इन्होंने फ्रॉड को समझाया है। फ्रॉड मीन्स बच्चों, फ्रॉड वही अपना पॉइंट सजेशन वाला, एक्टिव कंसीलमेंट वाला, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन वाला, अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव वाला, और एक्ट और ओमिशन जो फ्रॉडुलेंट कहता है। मतलब पूरा डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 18 में बच्चों मिसरिप्रेजेंटेशन 3 पॉइंट थे, पॉजिटिव असर्शंस वाला, ब्रीच ऑफ ड्यूटी वाला पॉइंट, और हमारा लास्ट वाला जो इनोसेंट वाला पॉइंट था वो भी इन्होंने पूरा पूरा वहां पे दिया है, ठीक है। फिर बच्चों डिफरेंस के पॉइंट पढ़ू में, तो चारों डिफरेंस के पॉइंट ये है बच्चों, देख सकते हैं। इंटेंशन ऑफ पार्टीज वाला, नॉलेज वाला भी, देन उसके बाद में रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला भी, और लास्ट में डिस्कवर द ट्रूथ वाला भी। और लैंग्वेज भी मैंने यहाँ पे पढ़ा है बच्चों, इनका लैंग्वेज भी जो है वो बिल्कुल सही जा रहा है ना। मतलब काफी कुछ मैच करता लैंग्वेज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों फर्स्ट डिफरेंस पढ़ते हैं, टू डिसीव द अदर पार्टी बाय हाइडिंग द ट्रूथ, ये फ्रॉड के लिए लिखा है। देयर इज इन्होंने बोला है नो सच इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी, फॉर एग्जाम्पल ये है। जबकि यहाँ पे क्या है, टू डिसीव द अदर पार्टी बाय हाइडिंग द ट्रूथ, देयर इज नो सच इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। देखो बच्चों लैंग्वेज भी एज इट इज जो है वो इन्होंने सही लिखी है। और सबसे बढ़िया बात, जो मेन लाइन से बच्चों इन्होंने उसको अंडरलाइन भी कर दिया, बॉक्स बना दिया, कैन नॉट के ऊपर, कैन के ऊपर, जो कुछ भी था। इनको दिए गए हैं 7 में से 4 मार्क्स बच्चे लोगों। मेरा ये मानना है कि यहाँ पे इनको 7 में से 6 मार्क्स मिलने चाहिए थे। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि क्या बेस है चेक करने का, वो मैं नहीं कह सकता कि उनको क्या आंसर्स दिए गए होंगे,
लेकिन अगर सजेस्टेड के बेस पे चेक करूं बच्चों तो बहुत बहुत वेल आंसर है। अब अगर मार्क्स इनकी राइटिंग की वजह से कट रहे हैं तो मैं सरप्राइज हूं थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे जनरली राइटिंग के मार्क्स नहीं कट करता है। अगर क्लीननेस की बात करूं तो कहीं कहीं पे कट दिख रहा है, लेकिन उतना भी अनक्लीन कॉपी नहीं दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ऐसा है कि आप पढ़ने में नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा इन्होंने कटवर्ड यहाँ पे कर दिया, नीट कॉपी दिख रहा है। सारे मेजर्स फॉलो हो रहे हैं, हेडिंग के बीच में लगा रहे हैं, प्रॉपर गैप दे रहे हैं, हर एक पॉइंट के बाद में एक लाइन का इन्होंने गैप डाला है ताकि पढ़ने में अच्छी तरह से आ जाए। तो मेरा पर्सनली मानना यह है बच्चों कि यहाँ अगर इनको 7 में से 4 मार्क मिले, जी नहीं 6 नंबर, 1 नंबर तो चलो मैं काट ही रहा हूँ, 1 नंबर तो मैं अपने आप से कट कर रहा हूँ भाई कि चलो पूरे में से पूरे नहीं देने हैं मुझे। तो बच्चों 6 मार्क्स यहाँ पे यानी 2 नंबर इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ इनके और आने चाहिए थे। तो ओवरऑल में टोटल 3 मार्क्स इनके अब तक मैं बढ़ा चुका हूँ। मतलब मेरे हिसाब से ये मेरा एक जस्ट ओपिनियन है बच्चे लोगों कि यहाँ होना चाहिए था। इतना तो हम स्टूडेंट को दे सकते हैं यहाँ पे कि इनके 6 नंबर जो है वो होने चाहिए थे। हालांकि मेरा कहना कोई इस बेस नहीं होगा कि हम आईसीए को चैलेंज कर पाएंगे यहाँ पे कि भाई हमारे सर ने बोला है, बट मेरे हिसाब से अगर मेरा ओपिनियन ले आप तो यहाँ पे इनको 2 नंबर जो है वो और मिलने चाहिए थे, श्योरली मिलने चाहिए थे। तो 7 में से 6 नंबर जो है वो यहाँ पे इनके आने चाहिए थे। ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आया, स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एलएलपी मे बी बाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। बच्चों एक एलएलपी का क्वेश्चन है और वो सिचुएशन बोलिए जहां पे ट्रिब्यूनल जो है वो बाउंड अप कर देता है। 5 मार्क का हमारा क्वेश्चन है और 5 नंबर में बच्चों ये पॉइंट्स हम लोग को दे रखे हैं सेक्शन 64। सबसे पहला, इफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप डिसाइड दैट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बी बाउंड अप, जब वो खुद ही डिसाइड करे। 6 महीने से ज्यादा निकल चुके हैं और मेंबर्स कम है। जो लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं वो जानते हैं इन पॉइंट्स को। एलएलपी जब डेट पे नहीं कर पा रही है, जब ऐसा लग रहा है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, इंडिया की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में काम हो रहा है, जहां हमको लगता है अच्छा 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हिसाब से तो कोई भी 5 पॉइंट आ जाने चाहिए, सारे लिखने जरूरी नहीं है। इफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो डिफॉल्ट करती है रजिस्ट्रार के पास में एनुअल रिटर्न वगैरह सबमिट करने में, और अगर ट्रिब्यूनल का ओपिनियन है और भी कोई रीजन है तो हो सकता है 6 पॉइंट लिखे। मेरे हिसाब से 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट अपने सफिशिएंट होते हैं, आपको नंबर मिलने चाहिए। आइए देखते हैं। ये इनका सेकंड भी बहुत क्लियर तरीके से लिखा और एज पर प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी द एलएलपी विल बी बाउंड अप। पहला बच्चों इन्होंने क्या क्या लिखा है, द एलएलपी डिसाइड दैट इट वुड बी, एलएलपी जब खुद डिसाइड करे। सेकंड नंबर 6 महीने वाला हमारा पॉइंट है लेस देन 2 हो गया। जब डेब्ट का पेमेंट ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, जब इंडिया का सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में जस्ट एंड इक्विटेबल इन्होंने लिखा है। तो वैसे 5 पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिख दिए हैं, 5 पॉइंट होने चाहिए। 5 में से इनको 3 मार्क्स यहाँ पे मिले हैं। चलिए ये फिर भी मुझे ठीक लग रहे हैं, काफी ठीक है। 1 पॉइंट इनको और लिख देना चाहिए था। इनके दिमाग में शायद आंसर लिखते वक्त ये रहा होगा कि जब 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट होने चाहिए, हम 6 क्यों लिखे। छोटा सा मेरा सजेशन रहेगा, अगर 8, 9, 10 पॉइंट है तो चलो रिस्क नहीं लेना है, इतना नहीं लिखना है, मतलब रिस्क ले सकते हो। लेकिन 6 ही पॉइंट अगर है और 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 6 लिख देने चाहिए। मानता हूं मैं कि 5 के 5 मार्क्स होंगे, लेकिन एक आधी पॉइंट अगर बच रहा है और इतना अच्छा लिख रहे हो तो एक आध पॉइंट आपको डाउन देना चाहिए था, तो शायद इनको 1 नंबर और मिल जाता। आई थिंक इस वजह से नहीं दिया होगा। तो यहाँ मुझे 3 मार्क्स ठीक लगते हैं इनके, इसमें मैं बोलूंगा कि ओके है भाई, चल जाएगा हमारा काम, दिक्कत नहीं है। चलिए अब बच्चे लोगों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाऊं तो एक बहुत बड़ा ट्रबल है। ट्रबल ये है कि यहाँ थोड़ा सा एक पंगा है। पंगा क्या है बच्चों कि थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट ये आप देख रहे हो, इसमें इन्होंने 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनाए, 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनाया। फिर इन्होंने अगला फिर एक बी नंबर बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है, तो फिर ये 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए। और इसका जो सी पार्ट है बच्चों, उसमें भी 3 क्वेश्चन डाले और सारे क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के हैं। अब एक बड़ी ट्रबल यहाँ पे ये है कि अगर कोई क्वेश्चन 2 मार्क का है और आईसीआई उसमें 2 में से 2 नहीं दे रहा है, तो आपने पूरा आंसर भी सही लिख दिया तो 1 ही नंबर मिलेगा, यहाँ हम मारे जाएंगे। तो इसका मतलब अगर 12 मार्क का क्वेश्चन है तो हमारे तो 6 नंबर से ऊपर आने का सवाल ही नहीं हो रहा है। 6 से ऊपर नंबर कैसे आएंगे फिर हमारे, बराबर, क्योंकि आप पूरे में से पूरे तो दोगे नहीं, आप 1 नंबर पक्का काटोगे। तो 7 मार्क का क्वेश्चन था तो आपने 6 दे दिए तो हम बहुत सेटिस्फाई हो गए। लेकिन आपने हर क्वेश्चन में क्या किया कि अगर इतने टुकड़े कर दिए, 2 नंबर के आपने क्वेश्चन बना दिए, तब तो हमारे हर 2 नंबर का क्वेश्चन हम अच्छा लिख रहे हैं, आप उसमें से 1 नंबर दोगे, 1 काटोगे। सर हमारा रूल है, हम 1 नंबर तो कट करेंगे। तो यहाँ आकर के स्टूडेंट लोग को बड़ा नुकसान दिखने वाला है, बड़ा नुकसान दिखने वाला है।
तो मैं तो ये प्रार्थना करूंगा भगवान से कि भैया 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन तो एग्जाम में आए ही ना, अननेसेसरी में मार्क्स वहां पे कटने वाले हैं। देखते हैं अपन यहाँ पे कि क्या इन्होंने सही किया क्या नहीं किया। एक का 2 पार्ट है बच्चों, हाँ 2 नंबर के दोनों, अच्छा 2 नंबर का ही क्वेश्चन है ये, ओके। और लगाया बच्चों, और लगाया, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप एट विल। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने शायद किया है, कमेंट ऑन द राइट टू एक्सपेल पार्टनर, ओके। एक्सपेल पार्टनर बोला है, मस्ट बी एक्सरसाइज इन गुड फेथ। चलिए, तो ये रहा बच्चों, ये सेकंड वाला आंसर अपना लिखना था इनको, इन्होंने शायद सेकंड क्वेश्चन ही किया, जहां तक मुझे याद है, मैंने कॉपी देखी है। यहाँ आंसर में क्या लिखा है बच्चों, अ पार्टनर में नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम ए फर्म बाय अ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर एक्सेप्ट एक्सरसाइज इन गुड फेथ। बिल्कुल सही है। गुड फेथ के 3 पॉइंट होते हैं बच्चों, क्लियर बोला है, सबको आता है आंसर जिन्होंने पढ़ा है। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पार्टीज के बीच में, फिर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर जो है वो एक्सरसाइज करेंगे और गुड फेथ के अंदर होगा। अगर ये कंडीशंस हैं तो हम मानेंगे बोनाफाइड में है, नहीं तो नहीं है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल दीज कंडीशन आर नॉट प्रेजेंट, तो हम मानेंगे कि ये बोनाफाइड नहीं है, गुड फेथ में नहीं है, ये आंसर है। चलिए, अब बच्चे लोगों, हमारे स्टूडेंट का आंसर क्या है, आइए वो भी चेक करते हैं। ये देखिए, थर्ड के ए का इन्होंने भी सेकंड पार्ट किया। अब पार्टनर ऑफ ए फर्म में नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म एनी मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, बहुत सही लिखा है, एक्सरसाइज इन गुड फेथ। अब गुड फेथ के लिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए, इन्होंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनर बच्चों, फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड नंबर मेजॉरिटी पे आ गया। थर्ड पॉइंट बच्चों गुड फेथ में निकाला जाना चाहिए। तीनों पॉइंट्स बच्चों इन्होंने यहाँ पे लिख दिए हैं, एकदम सही सही आंसर है। इनको यहाँ पे 2 में से 1 नंबर दिया गया बच्चों, 2 में से 2 मिलने चाहिए थे। पर जैसा मैंने कहा कि आईसीए का एक रूल सेट हो गया है कि हम 1 नंबर तो हर क्वेश्चन में काटेंगे, तो सर 7 में से 1 नंबर काटते हो तो हमको समझ में आता है, 2 में से 1 नंबर कट कर दोगे तो 50% वाला मामला हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान तो हमारे स्टूडेंट को हो जाएगा। तो बच्चे लोगों, ये नुकसान तो यहाँ पे दिख रहा है। आप देखिए, पूरा आंसर सही लिखा है। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क का दिया होता तो गारंटीली इनको 3 नंबर मिल जाते वहां पे, पर 2 नंबर का है तो 50% मार्क्स यहाँ पे उड़ गए। आप देख सकते हो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन 12 नंबर का है और इनको 6 नंबर मिले हुए हैं। यही क्वेश्चन मैं गारंटीली बोलता हूं बच्चों, अगर आईसीए ने 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन बनाए होते तो 5+5 इनको 10 नंबर यहाँ पे मिलते हैं गारंटीली। जैसे आंसर लिखे गए होंगे इसी तरह के अगर आंसर लिखे इन्होंने तो इनको 10 नंबर पक्का मिलता है। 1-1 नंबर आप उड़ा देते, बाकी के 2 नंबर देते आप। यहाँ एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, 6 नंबर का सीधा नुकसान देखने में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। चलिए आगे ले जाता हूं आपको मैं। फिर थर्ड के बी में इन्होंने क्वेश्चंस किए, फर्स्ट और सेकंड। आओ बच्चों पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। आइएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी, और बी के 2 क्वेश्चन बच्चों बोले हैं। एक तो बोला है नॉन रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस बताओ। हाँ, यहां इन्होंने गलती की है, यहां मैंने कॉपी देखा, उसमें कुछ आंसर में चेंजेस है। दूसरा बच्चों, व्हाट आर द राइट्स व्हिच वुड बी अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। नॉन रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट और उस वक्त आपके क्या राइट्स सेव रहेंगे। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का एक हो गया, साफ पता लग गया आप लोगों को, है ना। ये रहे आंसर बच्चों, कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। 4 पॉइंट इसमें आए हैं। नो सूट ऑफ अ सिविल कोर्ट वाला पॉइंट है। अगेंस्ट थर्ड पार्टी सेट ऑफ आप क्लेम नहीं कर सकते। एग्रीव पार्टी जो है वो लीगल एक्शन ले सकती है अदर पार्टनर ऑफ फर्म के अगेंस्ट में। अब एग्रीव पार्टी पार्टनर जो है वो केस नहीं कर सकता, लेकिन थर्ड पार्टी केस कर सकती है। बड़ा आंसर है, लेकिन बच्चों सबसे बड़ी बात की 2 नंबर गई है, क्योंकि 4 मार्क के दोनों मिलाकर के नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म डज नॉट हाउएवर इफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स। थर्ड पार्टी केस कर सकती है आपके ऊपर, डिसोल्यूशन के टाइम पे आप केस कर सकते हो, ऑफिशियल असाइनी को केस करने का राइट है, और 100 रुपए का क्लेम आप कर सकते हैं। ये आंसर में होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ तो इन्होंने शायद गलत ही लिखा है, मतलब उतना प्रॉपर नहीं है, जहां तक मैंने कॉपी देखा था। आपको बताता हूँ, ये देखिए थर्ड के बी में बच्चों इन्होंने आंसर बहुत शॉर्ट कर दिया। आप देखिए, खाली हेडिंग डाल करके छोड़ दिया है। यहां मैं कहूंगा कि बहुत शॉर्ट कर दिया। सूट एंड सिविल कोर्ट वाला पॉइंट सही है, रिलीफ सेट ऑफ का आपको नहीं मिलेगा, 100 रुपए वाला अमाउंट इन्होंने नहीं दिया। एग्री पार्टनर कैन नॉट सू अदर पार्टनर ऑफ द फर्म, बहुत शॉर्ट कर दिया आंसर को, खाली पॉइंट्स लिख दिए बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे इनको वैसे 4 में से 2 नंबर दिए गए हैं। टोटल 4 मार्क का क्वेश्चन था, तो ठीक है। यहाँ पे टोटल 2 नंबर है बच्चे लोगों, तो मुझे लगता है कि 1 नंबर यहाँ पे दे दिया गया होगा, या हो सकता है यहीं पे 2 में से 2 दे दिए गए। इसका जो सेकंड पार्ट लिखा ना बच्चा इन्होंने, सेकंड पार्ट में द राइट्स ऑफ पार्टनर शेयर प्रॉफिट रॉन्ग है, आंसर में है ही नहीं। सेकंड वाला भी नहीं है, थर्ड वाला भी नहीं है, नहीं थर्ड पार्टी कैन सू, एक आध पॉइंट मैच कर रहा है बच्चों। आप देखो, इधर नंबर ही नहीं दिए हैं, इधर नंबर ही नहीं दिए गए हैं।
जस्टिफाई है बच्चों, जस्टिफाई है। ये आंसर लगभग लगभग मैच नहीं कर रहा है, रॉन्ग आंसर हो गया, लगभग लगभग मैच नहीं कर रहा है, एक आध पॉइंट ही मैच कर रहा है इनका। तो चाहे पहले वाले में से दो दे दिए या दोनों में से एक एक दिया है, शायद जैसा भी आप समझे, 4 में से 2 मार्क्स यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं। पिछले वाले में मैं जरूर बोलूंगा 1 नंबर का नुकसान है, लेकिन यहाँ पे 4 में से 2 नंबर सफिशिएंट है, सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है, कोई गलती नहीं यहाँ पे, बराबर। यहाँ आईसीआई का मार्किंग सिस्टम बिल्कुल फर्स्ट क्लास जा रहा है, एकदम सही है, सही से नंबर दिए गए हैं। वाकई में इन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे नहीं लिखा है, तो थर्ड के बी में अगर 4 में से 2 मार्क्स इनको मिले हैं तो वो जस्टिफाई करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। जो 3 क्वेश्चंस बच्चों 2-2 नंबर के पूछे गए, यहाँ पे मामला शायद थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। हो सकता है इनको तीनों में से एक एक नंबर ही मिला हो, 2-2 नंबर के क्वेश्चन से तीनों, तो 6 में से 3 नंबर ही मिलेंगे। फिर मिस्टर SNR मेड कॉन्ट्रैक्ट जहां पे S एग्री टू डिलीवर पेपर कप मैन्युफैक्चर्ड मशीन टू R एंड रिसीव पेमेंट ऑन डिलीवरी। डिलीवरी के ऊपर R ने पे करने से मना कर दिया पैसे, तो क्या S बाउंड है क्या बच्चों? ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस वाला हमारा पॉइंट है और इसका आंसर आप लोग चेक कर लें मेरे साथ में। अच्छा तीनों ही क्वेश्चन देख लेते हैं, तीनों के आंसर एक साथ में चेक कर लेंगे। सेकंड बोला है बच्चों, मिस्टर वाई गिवन लोन टू मिस्टर जी 30 लाख का, जी डिफॉल्टेड द लोन ऑन ड्यू डेट एंड डेट बिकम टाइम बार। आफ्टर द टाइम बार जी एग्री कर लेता है कि वो पूरा पैसा चुकाएगा, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या बच्चों? हम लोग कंसिडरेशन वाले चैप्टर में टाइम बार पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस के अंदर बिल्कुल अलाउड है, अगर रिटर्न के अंदर दे दिया जाए तो बिल्कुल वैलिड होगा, ठीक है, भी पढ़ेंगे। तीसरे आंसर में बच्चों ए एंड बी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई यूनिक आइटम, कॉन्ट्रैक्ट जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ए ने बाद में मना कर दिया, तो क्या रेमेडी है? यूनिक आइटम में यू कैन डिमांड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर मनी नहीं हो सकता है तो आप ये डिमांड कर सकते हो। 3 आंसर्स हैं, आपको मैं आंसर्स बता भी देता हूं। पहले वाला बच्चों आपको मैंने कहा था रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का है, ये देखिए रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, इसका थ्योरी लिख दिया, और अगर एक ने पूरा नहीं किया तो दूसरा भी बाउंड नहीं है, क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था। सेकंड वाला टाइम बार डेब्ट है, सेक्शन नंबर 25 आप लोग जानते हो, अगर रिटर्न और साइन कर दिया डेटर ने, रिटर्न में साइन करके दे दिया तो एब्सोल्युटली वैलिड माना जाएगा। वैलिड टाइम बार हो गया तब भी बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड है, अपने को पता है अच्छी तरह से, ठीक है। तीसरे नंबर पे बच्चों यूनिक आइटम है, तो आपको मैंने कह दिया उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड आप लोग कर सकते हो, क्लियर बोला हुआ है, तो कोड ये डायरेक्ट कर सकती है कि गुड्स की सप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यूनिक आइटम को मनी में कंपनसेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। चलिए जी, तो देखें इन्होंने क्या किया है, आइए चेक कर लेते हैं। ये रहा, ये तो चलो बच्चों चेक कर लिया अपने, आंसर प्रॉपर नहीं था। थर्ड का वन, as per the provisions of the Indian contract where a contract comprise of reciprocal promises to be performed simultaneously, the other party can resign the contract or refuse to perform his part of the promise if the party is not willing to able to perform the reciprocal promises। अब बच्चों ये जो लैंग्वेज है रिसिप्रोकल तो इन्होंने लिख दिया, लेकिन लैंग्वेज यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। Where a contract comprises of reciprocal promises to be performed simultaneously, समझ में आया? The other party can resign the contract or refuse to perform his part of the promise if the party is, तो ऊपर वाले में पार्टी और दूसरे वाले में अदर पार्टी लिखना चाहिए था, if the party is not willing to able to perform the reciprocal promise। मतलब ठीक है, काफी कुछ समझ आता है कि एक पार्टी अगर मना कर दे तो दूसरी को भी परफॉर्म नहीं करना है, थोड़ा सा बेटर लैंग्वेज हो सकती थी इन द गिवन केस। SNR एग्रीड केस के बारे में समझा दिया, और फाइनली इन्होंने बोल दिया R did not pay money, S is not bound to, okay, R ने चूंकि पैसा नहीं दिया तो ये भी बाउंड नहीं है। तो बच्चे लोगों को 2 नंबर का क्वेश्चन है, आई थिंक इनको 2 में से शायद 1 नंबर दिया गया होगा। थर्ड क्वेश्चन में 3 नंबर दिए बच्चों, 6 में से 3 नंबर मिले इनको, तो 1 मार्क दिया होगा। अब जैसा मैंने आपको कहा वैसे और बेटर हो सकता था, और बेटर होने पे 2 में से 2 नंबर अगर इंस्टीट्यूट देता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर वो लोग यहाँ पे 1 नंबर कट कर देते हैं, जैसा आपको मैंने पहले भी कहा, तो हमारे सामने दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मतलब मेरा ये ओपिनियन है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए, इनको 2 में से 1 नंबर यहाँ पे दिया गया है। अब ये पूरा एग्जैक्ट लिखते तो क्या कुछ मार्किंग होगी कुछ कह नहीं सकते, पर आई थिंक आईसीए 1 नंबर को हर क्वेश्चन में कट कर रहा है, पूरे में से पूरे एग्जैक्ट आंसर में भी नहीं दिख रहे, ठीक है, तो 1 नंबर ठीक है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड नंबर पे आए बच्चे लोगों, तो जैसा सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने पढ़ा, देखो सेकंड का आंसर क्या था, ये रहा। सेकंड का आंसर मैंने आपको कहा टाइम बार डेप्थ के बारे में लिखना चाहिए था, देखिए टाइम बार के बारे में इन्होंने क्या लिखा है, 25 सेक्शन भी सही लगा दिया।
where the promisee in writing signed by the maker or his authorized agent क्या लिखा है, नीड टू पे अ डेब्ट। ओके, थोड़ा सा लैंग्वेज में कई बार दिक्कत आ जाती है कि क्या लिखा है, डेब्ट बार बाय द लिमिटेशन सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन। काफी सही लिखा है, लैंग्वेज काफी ठीक है, लिखा हुआ सही है। इन द गिवन केस फिर इन्होंने थ्योरी समझा दिया है क्वेश्चन का, और नाउ एक्सेप्टेंस इज वैलिड अंडर 25(3), और इसमें भी आई थिंक बच्चों इनको 1 नंबर दिया गया होगा। अब तकलीफ वही है कि 2 में से हमारे पास लिमिटेशंस आ जाती है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ बच्चों, अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन होता ना तो इनको लगभग 3 नंबर शायद मिल सकते थे, बट 4 में से 2 मिलना या फिर जैसा है 2 में से 1 50% मिलना, क्योंकि उतना अप टू मार्क आंसर हमारा कई बार होता नहीं है, और होता नहीं है तो कॉपी चेकर के पास चॉइस भी नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 में से 2 वो दे नहीं सकता, 1 नंबर जस्टिफाई नहीं लगता है, फिर भी 1 नंबर दिया जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं बचता कई बार। तो थोड़ा सा हमको और लैंग्वेज के ऊपर काम करना चाहिए, पर काफी कुछ सही है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर बहुत सही है। अगला देखिए बच्चों, थर्ड वाला स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला था। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का मामला बच्चों, यहाँ पे क्या ये आंसर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से देना है क्या हमको? ज्यादा बेटर है कि इस क्वेश्चन को जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की जगह पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आंसर देना चाहिए था, बराबर। इन्होंने थर्ड वाला जो आंसर है बच्चों सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से दिया, हालांकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है। और इन्होंने बोल भी दिया कैन सूट द बायर अफेक्टेड, सेलर बायर पे इन्होंने ज्यादा फोकस कर दिया बच्चों। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात तो सही लिखी इन्होंने, लेकिन चूंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का रेफरेंस आ गया, जबकि क्वेश्चन हमारा मेनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इंस्पायर है पूरा का पूरा। क्वेश्चन पढ़ने से पता लगता है कि ये तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मैटर है, तो इस वजह से यहाँ पे भी 1 नंबर हमारा जस्टिफाई करेगा। 1 नंबर इनको जो दिया गया है वो ठीक दिया गया है, तो उस हिसाब से 6 में से 3 नंबर ठीक है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, 2 नंबर के क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी कि थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो हमारा 1 नंबर रहेगा, और ओवरऑल हमको 12 में से 6 मार्क्स मिल जाएंगे, तो अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। पर अब जो है सो है, आप लोगों के सामने क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के आ रहे हैं, नहीं आए तो ज्यादा बेटर है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, देखिए 2 क्वेश्चन आखिरी बस इनके अपने को देखने हैं, चेक करने हैं। 4th क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन एनी 6 सर्कमस्टांसेस जहां पे नॉन ओनर जो है वो कन्वे कर सकता है बैटर टाइटल। 6 कंडीशन है बच्चों जोरदार वाली। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय जॉइंट ओनर, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जिसके पोजीशन में है, सेल बाय पर्सन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यू इन पोजीशन, सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी वाला पॉइंट, एस्टोबल वाला पॉइंट, अनपेड सेलर वाला पॉइंट। अब आईसीआई ने टोटल 8 पॉइंट लिख के दे दिए, इनमें से कोई भी 6 लिख दिए तो मार्क्स मिल जाएंगे। 1 पॉइंट 1 नंबर का है, अपने को साफ पता लग रहा है। आइए देखें इन्होंने अपना आंसर इसमें कैसे ड्राफ्ट किया होगा। चलिए आपको मार्क्स भी बता दूं, 4th क्वेश्चन में यहां पे भी इनको आधे 6 में से 3 नंबर ही मिले, तो सर 3 ही पॉइंट लिखे होंगे क्या इन्होंने? देखते हैं बच्चों कि कितने पॉइंट लिखे और कितने मार्क्स इनको मिले। सबसे पहले इन्होंने बहुत बड़ा थ्योरी समझा दिया बच्चों। चलिए आपकी चॉइस के ऊपर है। आईसीआई ने कहीं पर भी स्टार्टिंग में थ्योरी व्योरी नहीं दिया नॉन ओनर कैन सेल का, डायरेक्टली आपको आंसर लिखना चाहिए था, इन्होंने थ्योरी व्योरी पूरा दे दिया। फिर बच्चों ये वहां पे आप लोग ये डॉट वॉट लगाने की जगह 1 2 3 4 लगा दो तो ज्यादा बेटर रहता है, हालांकि कॉपी चेकर को दिख रहा है साफ। पहला सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, द सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट will convey a better title to the buyer only if the following conditions are satisfied. Conditions बिल्कुल सही है। He was in possession of the goods with the consent such a sale ordinary course of business में हुआ है, बायर का गुड फेथ है बच्चों। पूरे वैसे पूरे नंबर पर 1 नंबर का है पार्ट, तो 1 नंबर यहाँ पे मिलना चाहिए था। 6 पॉइंट बोले ना। सेल बाय जॉइंट ओनर बच्चों, ये भी इन्होंने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। 3rd नंबर सेल बाय पर्सन पोजीशन अंडर a voidable contract where the goods are in possession of the person on account of voidable contract included by coercion, fraud या undue influence. The buyer will get a good title if आप कहेंगे सर आपको पढ़ने में इतना दिक्कत आ रहा है तो कॉपी चेकर को भी तो आया होगा, पर जनरली वो लोग इसके नंबर नहीं काटते बच्चों, है ना। Delivery of the goods in good, obtain delivery of the goods in good faith and does not know that seller had no authority to sell, ये भी सही है। अगला वाला बच्चों, sale by one who has already sold the goods but continue possession। अब यहाँ बच्चों पॉइंट तो सही है, लैंग्वेज में मारे गए। Where a person who has
already sold the goods but is in possession the goods or document of title. फिर आगे क्या लिखा है, टाइटल टू देम. फिर आगे इन्होंने लिखा द बायर विल गेट अ गुड टाइटल. बच्चे लोगों यहाँ लैंग्वेज में मात खा गए ये, वेयर द पर्सन हु ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स, बट ये गुड्स सेल करते हैं किसी अदर पर्सन को. यहाँ इनका लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है लैंग्वेज से बच्चों. लैंग्वेज जो होना चाहिए था वो बहुत प्रॉपर लैंग्वेज है. देखो मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा है इसमें. इफ अ पर्सन हैज सोल्ड गुड्स बट कंटिन्यू टू बी इन पोजीशन ऑफ देम और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू देम, ही मे सेल देम टू अ थर्ड पर्सन. अब अगर वो थर्ड पर्सन को बेच देता है, अब ये लाइन मेरे ख्याल से यहां कहीं दिख नहीं रही अपने को. वेयर अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट इन हिज पोजीशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू आगे क्या, टू के बाद ये वाला वर्ड तो समझ में नहीं आ रहा है ना. टू सोल्ड या देम या द, पता नहीं क्या लिखा है. द बायर विल गेट अ गुड. बच्चों बायर विल गेट अ गुड एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर. नहीं भाई नहीं, मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी में आंसर लिख दिया गया. इनको आता था लेकिन प्रॉपर आंसर का प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए. बच्चों आप लोगों को इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ रिटर्न प्रैक्टिस डालिए, आंसर की रिटर्न प्रैक्टिस डालिए. यहाँ पे इस लैंग्वेज से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से मार्क्स कहीं कटे हैं. सेल बाय अनपेड सेलर, वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय एन अनपेड सेलर, वेदर अ नोटिस of sale is given or not, the subsequent buyer will get a good title to them. ये इन्होंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है बच्चों, आपको मैं दिखाता हूँ सेल बाय अनपेड सेलर का पॉइंट क्या है. Where an unpaid seller who has exercised right of lien or stoppage in transit resell the goods. बच्चों the buyer acquires a good title of the goods against the original buyer. थोड़ा सा लैंग्वेज देखें आप लोग. सर लैंग्वेज बच्चों एज इट इज नहीं लिखना है, लेकिन जो की वर्ड्स हैं कि आपके पास ये अनपेड सेलर के पास राइट क्यों आए, अपने को पता था स्टॉपेज इन ट्रांजिट से आए होंगे या फिर हमारे पास में राइट ऑफ लियन से आए होंगे. वो लाइंस यहाँ पे पक्के से आनी चाहिए थी, इस वजह से मार्क्स में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. अगेन बच्चों सेल बाय बायर वाला पॉइंट भी इन्होंने काफी ठीक लिखा है. ठीक है, सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स एज वेस्टेड टू हिम. वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय ए बायर हु लॉफुली ऑब्टेन डिलीवरी ऑफ द गुड्स बिफोर द प्रॉपर्टी फिर ही वे सेल प्लेज ऑफ गुड्स. अधूरा आंसर है बच्चे लोगों, अधूरा आंसर है. ये आंसर ये पूरा नहीं कर पाए कि बायर गेट्स अ गुड टाइटल, वो लाइन नहीं आई. तो 6 में से इनको 3 नंबर दिए गए हैं, 4 नंबर मिल सकते थे. चलो हालांकि आंसर उतना ज्यादा प्रॉपर नहीं है, फिर भी एक आध नंबर, क्योंकि 6 के 6 पॉइंट्स इन्होंने लिख दिए, अंदर का कुछ मैटर इनका मैच कर जाता है, तो शायद 6 में से 4 नंबर इनको मिल जाने चाहिए थे. लेकिन प्रॉपर प्रेजेंटेशन यहाँ पे आंसर का नहीं आ रहा. बच्चों इतनी तैयारी करने के बाद मेरी खास बात सुनिए, ये स्टूडेंट का एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं दिख रहा है, अपने को गलत नहीं दिख रहा है. कहने का मतलब इसको आता तो सब था. तो जो मैं आपको रोज कहता हूं भाई, जब भी आपसे हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, आप लोग धड़ाधड़ हमको सारे क्वेश्चन के आंसर ओरली तो बता देते हो, लेकिन जब लिखने की बात आती है वहां पे मारे जाते हो. तो मेरा ये सजेशन आप लोग को रहेगा बच्चों, रिटर्न प्रैक्टिस डालो. देखो आपको आता सब है, ये स्टूडेंट का कॉपी आपके सामने, इसको सब आता है. सरप्राइज लिए एक तो होता है भाई आंसर पूरे रॉन्ग हो जाए, इसको आता सब है, लेकिन चूंकि प्रेजेंटेशन उतना लेवल का नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था. सारे पॉइंट्स बच्चों, लिखने का तरीका कितना सही है, हर एक पॉइंट के बाद एक लाइन का गैप दिया है, सेंटर से इन्होंने आंसर को स्टार्ट किया है, सब कुछ बढ़िया है. दिक्कत है कि बैटर प्रेजेंटेशन की वजह से यहाँ पे नहीं है बैटर प्रेजेंटेशन, इस वजह से मार्क्स कट गए. तो थोड़ा सा अपने को तकलीफ भी होती है यार, अननेसेसरी के अंदर स्टूडेंट के मार्क्स कट जाते हैं. बराबर. अब बच्चों फोर्थ का बी पार्ट देखिए, बस लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग के पास बाकी है. बड़ा सा एक क्वेश्चन है बच्चे लोगों. 4 पार्टनर यहाँ पे हैं, पार्टनर में से 2 पार्टनर जो है उन्होंने छोड़ दिया है. 2 पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है बच्चे लोगों. एक तो ये कि भाई अगर पार्टनरशिप बिजनेस आप छोड़ दें तो क्या कॉम्पिटिटिव बिजनेस आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है. और आपका शेयर अगर अभी तक लगा हुआ है तो आप लोग जानते हो, अकाउंट्स में भी पढ़ते हो कि रिटायरमेंट के बाद भी अगर रिटायर पार्टनर का शेयर है तो वहां तक का प्रॉफिट या 6% इंटरेस्ट में से कुछ लेगा वो. तो बस वही 2 पार्ट है बच्चों. आपको आंसर बताता हूं पहले मैं, ये देखो आंसर. फर्म से छोड़ने के बाद भी आप कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर सकते हो, बट फर्म का नेम यूज नहीं करोगे, अपने आप को फर्म का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बताओगे, है ना, और उनके कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं करोगे. फिर उसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट भी इन्होंने बता दिया, यही वाला कि एग्री अगर कर लो तो बात अलग है, अदरवाइज आप कंपटीशन वाला बिजनेस जो है कर सकते हैं स्पेसिफिक टाइम एरिया को ध्यान में रख के. सेकंड पॉइंट अकाउंट्स का भी आपका
फॉर्म से अगर आप बाहर जा रहे हो लेकिन फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो आप जब भी आपका सेटलमेंट होता है वहां तक आप अपना शेयर ले सकते हो, या जैसा देख रहे हो 6% इंटरेस्ट जो है पर एनम के हिसाब से आप ले सकते हो, या आप लोग जानते हो। ये आंसर में होना चाहिए था। देख लेते हैं इन्होंने आंसर के अंदर क्या ड्राफ्ट किया है। बच्चों लोगों को आंसर आपके सामने है। मार्क्स इनको बच्चों फिर से 6 में से सिर्फ 3 नंबर दिए गए हैं। देखें जस्टिफाई है कि नहीं। एज पर सेक्शन 37 सेक्शन में लिख दिया, where a partner dies or otherwise ceases to be a partner and the existing partner continue to the business, वो वाला क्वेश्चन है बच्चों। और अभी अगर फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है तो द आउटगोइंग पार्टनर और रिप्रेजेंटेटिव लीगल हेयर बोला है डिजीज पार्टनर का, shall be entitled at the option of himself his legal representative to such share of profit which may be कितना हो सकता है, शेयर इन प्रॉपर्टी और फर्म और इंटरेस्ट 6% पर है ना बच्चों। फिर से प्रेजेंटेशन का दिक्कत है। इन्होंने इतनी अच्छी तैयारी करके रखी है, सारे पॉइंट्स इन्होंने सही लिखे हैं बच्चों, सारे पॉइंट्स इन्होंने सही लिखे हैं। कैरी ऑन बिजनेस कंपटीशन वाला पॉइंट भी इन्होंने दोनों पॉइंट्स अच्छे समझाए हैं। तीनों पॉइंट आगे बच्चों वो जो अपन ने पढ़े थे कंपटीशन बिजनेस वाले, आंसर इनका फाइनल बिल्कुल सही चला गया। मार्क्स क्यों कटे? फिर से बच्चों प्रॉपर प्रेजेंटेशन आंसर का नहीं है। और आई थिंक आंसर एंड में जाते जाते टाइम कम बचा लगता है तो बहुत फास्ट आंसर लिखे लगते हैं, क्योंकि पीसीआर का पेपर भी करना होता है बच्चे लोगों को। यहाँ पे मैं क्लियर आपको बोलूंगा टाइम का शॉर्टेज पड़ने वाला है। अगर अभी से रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं किया तो टाइम का काफी शॉर्टेज पड़ेगा, जैसा इनको पड़ गया लगता है। और यहाँ इन्होंने बहुत फास्ट आंसर ड्रॉ कर दिए हैं, तो आंसर आता है सबसे बड़ी बात सरप्राइजली, लेकिन उतना प्रॉपर प्रेजेंटेशन आंसर का नहीं है। इस वजह से 6 में से 3 नंबर है बच्चों। अदरवाइज गारंटेडली इतने आंसर के बाद 6 में से 5 नंबर इनको मिलने चाहिए थे। 6 में से 5 मार्क्स यहाँ पे बनते अपने को दिखते हैं बच्चों, लेकिन क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि वही बात हो गई, आंसर का प्रॉपर प्रेजेंटेशन ये यहाँ पे नहीं कर पाए। जितना लिखना चाहिए उतना आंसर बच्चे लोग नहीं लिख पाए। बराबर से। नाउ बच्चों अगला आखिरी क्वेश्चन जो इन्होंने किया है, आखिरी क्वेश्चन भी बात करना है ना अपने को। यस 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 यस, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इनका। अब बच्चे लोगों को आखिरी 5th क्वेश्चन जो इन्होंने किया, बस उस पर भी बात कर लेते हैं तो पूरा अपने को सेटिस्फेक्शन हो जाएगी क्या हुआ। अब बच्चों यहाँ पे 2 व्हीलर कंपनी है, मिस्टर आर ओन्स अ 2 व्हीलर व्हिच ही हैंडेड ओवर हर फ्रेंड मिस्टर के ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस के ऊपर। 1 वीक के बाद उसने पैसा नहीं दिया, इवन आफ्टर ए वीक उसने पैसा भी नहीं दिया, पेमेंट भी नहीं किया, गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया, रिटर्न भी नहीं किया, उसकी जगह किसी और को प्लेज कर दिया। तो हम और अब ये जो ओनर है वो अपनी गाड़ी वापस लेना चाहता है बच्चों। नॉर्मली तो आप नहीं ले सकते, पैसा ले सकते हो, लेकिन जैसे किसी और ने प्लेज किया गुड्स गए, सेल ऑन रिटर्न बेसिस का ये सिस्टम होता है। जिन्होंने पढ़ा है वो सब जानते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये पहले से डिसाइडेड था, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले से अगर बच्चों डिसाइडेड करके रखा था कि एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दैट व्हीकल वुड रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर आर, जब तक प्राइस पे नहीं हो जाती है तो फिर बात चेंज हो जाएगी, तो फिर आप अपने गुड्स को वापस ले सकते हो। 2 बातें हमारी बहुत सिंपल है। और दूसरे में बच्चों सेक्शन 8 कंपनी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ये इन्होंने पूछा है। तो 6 और 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। पहले तो आप लोग आंसर देख लो, मेरे ख्याल से सबको पता है। अप्रूवल बेसिस के सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। पहले वाले का आंसर है पैसा तो नहीं मिलेगा भाई, मतलब पैसा मिल जाएगा, गुड्स तो नहीं मिलेंगे। दूसरे वाले में गुड्स की ओनरशिप भी चेंज नहीं हुई तो आपको गुड्स मिल जाएंगे, ठीक है। और सेक्शन 8 कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जो जो बेनिफिट्स है वो आपको सारे के सारे लिख देने थे बच्चों। मेरे ख्याल से कितना 6 नंबर का क्वेश्चन है ना डायरेक्टली। चलो चलो चलो, सुपर हिट क्वेश्चन। आओ देखते हैं इन्होंने क्या कुछ कमाल किया। दिक्कत क्या है मार्क्स में बच्चों? फिर से बच्चों आधे आधे नंबर कट गए, हर क्वेश्चन में नंबर कटे। देखते हैं बच्चों क्या दिक्कत है। तो दिक्कत क्या है जी, दिक्कत क्या है जी, चेक करें 5th का A नंबर पार्ट। इन्होंने भी वही सारे पॉइंट्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के लिख दिए हैं। द बायर सिग्निफाइज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस दे देता है, डज नॉट सिग्निफाई अप्रूवल देता है, या गुड्स को किसी और को सेल वेल कर देता है, प्लेज कर देता है। ये सारे पॉइंट तो इन्होंने लिखे हैं। फिर ये 2 पेपर इनके बीच में एक्स्ट्रा आ गए, इन्होंने लिख दिया पीटीओ वीडियो सब कुछ। इन द गिवन केस आर हैंडेड ओवर टू के ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। के आफ्टर क्वेश्चन की डिटेल आगे प्लेज कर दिया। आर कैन नॉट डिमांड द गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए rather as the goods have been accepted by K by the pledge। तो A यहाँ पे केस कर सकता है फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। इंटरेस्ट, हालांकि ये बातें नहीं थी उसके अंदर, पर इन्होंने लिख दिया इंटरेस्ट स्टिल प्रोसीडिंग। और ये उसके अलावा
जो भी इनका क्लेम है वो कर सकता है। अब बच्चे लोगों को मेन मैटर ये था, केस कर सकते हो। फिर से मैं आपको बोलता हूँ, इतना सारा पॉइंट्स वॉइंट्स में लिख देते हो ना तो मार्क्स आप लोगों के कट जाते हैं। बट ये आंसर जो है वो इन्होंने काफी सही लिखा है बच्चों, काफी सही लिखा है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, तो लगभग इनको 5 नंबर मिलने चाहिए थे, क्योंकि बहुत प्रॉपर आंसर लिख दिया। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पूरा इन्होंने समझा दिया है, पूरा प्रॉपर तरीके से समझाया है अप्रूवल बेसिस। और देन फाइनल आंसर भी इनका सही है। प्राइस के लिए आप केस कर सकते हो, बाकी चीजें तो चलो है ही है, लेकिन मेनली प्राइस आप केस कर सकते हो। लेकिन इसका सेकंड पार्ट, इन द सेकंड केस वेयर गुड्स आर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के ऊपर, और हमने बोला था जब तक पे नहीं होता तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, तो यहां हमारा आंसर चेंज होगा। इन्होंने लिख दिया आंसर विल नॉट बी सेम। इन सच केस आर कैन डायरेक्टली रिकवर द टू व्हीलर फ्रॉम ए एंड सब सेल जो यहाँ पे हुई वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। वैसे सब सेल ही नहीं है, प्लेज पे दिया था, ये लाइन गलत है भाई, ये लाइन गलत है सब सेल वाली, लेकिन आंसर ऊपर का प्रॉपरली सही है। दोनों पार्ट इन्होंने सही लिखे हैं, और इस बेस पे बच्चों मेरे अकॉर्डिंग यहाँ 6 में से 5 नंबर दिए जा सकते थे। और हो सकता है इतने क्वेश्चंस के अंदर जैसा प्रेजेंटेशन था तो शायद कॉपी चेकर ने उतना नहीं सोचा हो कि भाई इतना अंदर प्रॉपर आंसर किधर मिलेगा, उस वजह से शायद एक माइंडसेट कई बार हो जाता है ना। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो फिर भी मेरे अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ 2 नंबर का इनको बेनिफिट मिलना चाहिए था। 2 नंबर बेनिफिट मैं देता हूँ अपनी तरफ से। चलिए, सेक्शन 8 कंपनीज में बच्चे लोगों, इन्होंने सेक्शन 8 कंपनीज को डिफाइन किया, कई सारे पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं, बट यहाँ पे 6 में से 1 नंबर और इनको मिल सकता है, पूरे नहीं मिल रहे हैं। सर क्यों नहीं मिल रहे बच्चों? काफी सारे पॉइंट जो बेनिफिट सेक्शन 8 कंपनी के हैं वो इन्होंने नहीं लिखे हैं। कंपनी को नाम के साथ में लिमिटेड वर्ड नहीं लगाना पड़ता, इन्होंने लिख दिया है वैसे ये पॉइंट। सेक्शन 8 कंपनी अलॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट इशू ऑफ लाइसेंस इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रिंग and limited liability without addition of the word limited, the registration application made by the registrar or obligations। नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं भाई नहीं, ये ठीक है बच्चों। 3 नंबर इनके लिए 3 नंबर ही है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट्स आईसीआई ने यहाँ जबरदस्त तरीके से लिख के दिए बच्चों, वो प्रेजेंटेशन इनका है ही नहीं। सारा आंसर खिचड़ी बन गया है, खिचड़ी बन गया है। ये देखो बहुत प्रॉपर जो पॉइंट्स आए बच्चों, स्पोर्ट्स चैरिटी इन्होंने भी लिखा है, मिनिमम शेयर कैपिटल का पॉइंट नहीं है, प्रमोशन है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है इन्होंने लिखा है, लाइसेंस सीजी देती है ये भी इन्होंने लिखा है, लेकिन रिवोकेशन भी इन्होंने लिखा है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ परमिसिबल पॉइंट और है, कुछ बेनिफिट सेक्शन कंपनी के और है, ये सारे पॉइंट यहाँ पे नहीं आए बच्चों। जो आपके नोट्स में स्टडी मैट में देके रखे हैं ये सारे पॉइंट गायब है वहां से। और जो लिखा भी गया है वो उतना, आप खुद ही देखो ना बच्चों, आप खुद ही देखो यहाँ से जब आप आंसर चेक करते हो तो आपको खुद को पता लगता है कि भाई प्रोफेशनल एग्जाम की कॉपी है ये, ऐसे कैसे नंबर मिलेंगे। इससे बेटर है 1 2 3 4 5 6 करके लिख देना चाहिए था, तो बच्चों पढ़ने में भी आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्किंग का चक्कर ठीक लग रहा है मुझे। 6 में से 3 नंबर इस वजह से दिए क्योंकि पूरे पॉइंट नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर पूरा इवैल्यूएशन आपके सामने मैंने कर दिया है बच्चे लोगों, ऐसा लगता है कि हद से हद इनको 4 नंबर और मिल सकते थे, यानी 32 अगर लॉ में है तो 36 तक जा सकते थे। लेकिन जैसा इस स्टूडेंट ने पढ़ाई करके रखी है, मेरे हिसाब से इसके नंबर 50 से ऊपर जाने चाहिए थे, अगर इनका प्रेजेंटेशन बहुत कमाल का होता। कमाल का अगर प्रेजेंटेशन होता तो इनके मार्क्स 50 से ऊपर जाते गारंटेडली। तो आप सब लोग जो ये देख रहे हैं उनको मेरा ये सजेशन है, ये आज का सेशन लेने का रीजन ये था, बड़ा लेक्चर हो गया नो डाउट, आई थिंक 1 आवर के आसपास का हो गया होगा, लेकिन बच्चे लोगों को बहुत जरूरी था ये समझना कि भाई ये गलती हम लोग को नहीं करनी है। अदरवाइज 50 से ऊपर नंबर जाते जाते हम 32 पे आ गए, मेरी तरफ से नंबर ऐड भी कर लूं तो भी 36 37 पे आप पहुंचते हो। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और बेटर करते तो इतनी अच्छी तैयारी पे सोने पे सुहागा कहते हैं ना, वो हो जाता। तो सब लोग जो लोग भी देख रहे हो, फाउंडेशन वालों, इवन इंटर वाले भी, बस प्रेजेंटेशन पे जोर रखिए। तैयारी तो आपकी जोरदार होती है, मार्क्स यहाँ पे आके आपके कट जाते हैं, तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे, जबरदस्त तैयारी करेंगे बच्चों। ये था आज का लेक्चर। बने रहिएगा चैनल के साथ में। अगर लगता है कुछ यूजफुल आपके लिए है तो लाइक करना नहीं भूलना है, जो आप लोग नहीं करते हो भाई किया करो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए बच्चों लोगों को। बाय, टाटा, टेक केयर, शबा खैर। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी लेक्चर के अंदर, फिर मिलते हैं बच्चों, बाय।